प्रणाम देवियों और सज्जनों। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में 3 कलर के आपको हाइलाइट्स मिलेंगे। सैफरन कलर का मतलब हो कि उस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। येलो कलर का मतलब हो कि वो एडिटोरियल्स है। और ग्रीन कलर का मतलब है कि ये सिर्फ हेडलाइंस ही है, इसको सिर्फ हेडलाइन को रीड करके इग्नोर कर देना है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस इस तरीके से होने वाला है, पहले हम लोग प्रीवियस डे के टॉपिक को रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग 2 मिनट लगाएंगे और सारी हेडलाइंस को रीड करेंगे, जिसमें हम लोग मेजर टॉपिक्स की, एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइंस है सबके थ्रू गो थ्रू करेंगे। यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइंस को हल्का सा 1-2 मिनट का टाइम दे करके एक्सप्लेन भी कर देंगे। देन हमारा टाइम आएगा मेजर न्यूज़ जो है उनको एक्सप्लेन करने का। इसमें वी विल बी कवरिंग द टॉपिक इन डिटेल। तो जो टॉपिक सैफरन कलर में होंगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग एडिटोरियल्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। आपको नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कर सकते हो कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से 2 दिन बाद का एक सीक्वेंस बना लो। 2 दिन बाद इसकी जो PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी उसको बस रीड करना, कुछ नोट डाउन मत करना। मैं तो कहूँगा न्यूज़पेपर से और इस PDF वगैरह से नोट डाउन मत करो, सिर्फ रीड करो, अवेयर रहो एंड एक पेन और पेपर साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि नोट्स तो नहीं बट कुछ वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट बातें कभी कभी आ जाती हैं जो शायद नोट डाउन करनी पड़े। तो ओवरऑल 3 या 4 लाइन का कुछ आपको नोट डाउन करना पड़े एक दिन में तो वो काफ़ी है। नोट्स बनाने के लिए मैं कहूँगा कि मंथली मैगजीन को आप प्रेफर करो। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ देर बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। लेट्स स्टार्ट। हम लोग पहले 21 नवंबर वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की थी कि जो आधार की नॉर्म्स है ना प्रिजनर्स के लिए, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। आधार को लेकर 2018 में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था प्रीलिम्स में। UIDAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2016 में बनाई गई थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, जो पूरे के पूरे आधार की प्रोविजंस को हैंडल करती है। आधार के कंसर्न्स ये हैं, इसका डेटा बहुत बार मिसयूज़ किया जाता है और कभी कभी इसमें एक्सेसिवली कुछ प्रोविजंस इंपोज कर दिए जाते हैं। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है जिसका कभी कभी फ्रॉड तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एग्जीक्यूटिव इसमें अपने आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ ऑर्डर्स वगैरह पास कर देते हैं। रिसेंटली कैग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ बताए थे आधार के इशू को लेकर, आधार के इशुएंस को लेकर इशू बताए थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंस ये आधार की कि ये गुड गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करता है और जो हमारा पूरा का पूरा सिटीजन्स का स्ट्रक्चर होता है उसमें पिरामिड तक ये इन्फॉर्मेशन पास करने की कोशिश करता है। फिर आधार में कोई रिलीजन, इनकम, हेल्थ या फिर ज्योग्राफी के बारे में नहीं होता, तो ये न्यूट्रल है, पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस प्रोवाइड करता है, फिजिकल बजट को मैनेज करने में हेल्प करता है, एक परमानेंट फाइनेंशियल इशू को एड्रेस करने में मदद करता है। सेकंड टॉपिक हम लोगों ने अग्निपथ स्कीम के बारे में बात की थी कि हाई कोर्ट में इसकी जो प्लीज वगैरह हैं वो 12 दिसंबर से सुनी जाएंगी। अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए रिक्रूटमेंट दिया जाता है और उसमें 4 साल के बाद जितने भी अभी राइट नाउ 50,000 के आसपास लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, उसमें से आफ्टर 4 ईयर्स 25% लोगों को रखा जाएगा, बाकियों को उनका टेन्योर खत्म हो जाने पर रिमूव कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी के लिए एज लिमिट है 17.5 ईयर से 23 ईयर्स तक। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो एवरेज एज है ना वो अभी राइट नाउ 32 ईयर्स है, उसको रिड्यूस करके 26 ईयर करने का एम है। 48 लाख रुपए का इनको लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, एक सेवा निधि का पैकेज मिलेगा 11 लाख का, और जस्ट इन केस अगर कोई डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम पर तो 1 करोड़ तक का उनको कंपनसेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट हम लोगों ने टॉपिक में बात की थी कि जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन है उनके अकॉर्डिंगली राजस्थान में जो यंग गर्ल्स होती है ना उनको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स किया जा रहा है। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को 1992 में फॉर्म किया गया था, बेसिकली पहला कमीशन जब बैठा था, अदरवाइज फॉर्म तो 1990 में हुआ था। एंड इनका मेजरली काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेफगार्ड्स है विमेन को लेकर, और लेजिस्लेटिव हमारे जो कानूनी प्रावधान है उसमें विमेन को लेकर के क्या कुछ उपाय, रेमेडीज प्रोवाइड किए गए हैं। फिर गवर्नमेंट को विमेन पर होने वाली, विमेन के अकॉर्डिंगली बनने वाली सारी पॉलिसीज़ में एडवाइस करना। इसके अलावा जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट है, हमारा प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, उसमें विमेन को लेकर के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोर देन दिस हमारा जो पॉक्सो एक्ट है ना चिल्ड्रन का, मैंने कल भी बताया था कि पॉक्सो एक्ट है ना ये चाइल्ड की जेंडर न्यूट्रल होता है, इसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटे बच्चे होते हैं, सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी स्टार्टिंग हरियाणा में हुई थी। एक 1 स्टॉप सेंटर स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, सुधार गृह, नारी शक्ति पुरस्कार, महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला शक्ति केंद्र और निर्भया। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि ये जो पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है ना, इसको इतना अच्छे से याद कर लेना कि आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। आप इतना भी याद कर लोगे ना, आपके पास मल्टीपल टॉपिक्स में लिखने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट अवेलेबल होगा। फिर AIIB जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसको लेकर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी में इंक्रीज करने की ज़रूरत है। तो 2021 में लास्ट ईयर भी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स की पार्टिसिपेशन हुआ था, एक एनुअल मीटिंग होती है AIIB की, उसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो AIIB एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है एंड 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके हेडक्वार्टर बीजिंग में है, चाइना में। इसमें जो लार्जेस्ट शेयर है वो चाइना का है, सेकंड नंबर पे इंडिया का है।
एंड अभी तक की अकम्पलिशमेंट ये है कि इसके स्टार्टिंग में 57 फाउंडिंग मेंबर्स थे और अभी ये 103 अप्रूव्ड मेंबर्स हैं इसके। 65% ग्लोबल जीडीपी है इनके पास। जो 3 S&P, मूडी और फिच, ये जो रेटिंग एजेंसीज है उनके अकॉर्डिंगली AIIB की जो रेटिंग है वो AAA में आती है, जिसकी बहुत हाई रेटिंग होती है। यूएन के अंदर AIIB का एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी है परमानेंट। एंड उसके अलावा इंडिया की अगर बात करते हैं तो चाइना इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है, लेकिन इंडिया के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की है। इंडिया में ऑलमोस्ट $6.7 बिलियन US तक के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग AIIB के थ्रू होती है। देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो PSUs वगैरह होते हैं ना, उनमें जो CEO होते हैं उनके जो टेन्योर होता है उसको 5 ईयर्स से इंक्रीज करके 10 ईयर्स कर दिया गया है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था और एक मेंस का क्वेश्चन भी देखा था प्रधानमंत्री जनधन योजना का। फिर हम लोगों ने कंपैरिजन देखी थी पब्लिक सेक्टर बैंक में और प्राइवेट सेक्टर बैंक में, और हम लोगों ने देखा था दोनों में से कौन सा एफिशिएंट होता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में। और हमारा कंक्लूजन ये रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ना, जैसे SBI हो गया, इसमें गवर्नमेंट का मोर देन 50% शेयर होता है। सिर्फ SBI के अंदर ही गवर्नमेंट का 63% शेयर है। तो लोग जो डिपॉजिटर्स होते हैं ना, उनके लिए एक सेफ्टी जोन होता है कि गवर्नमेंट है तो पैसा टाइम से आ ही जाएगा। देन हम लोगों ने पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी। गोदावरी का ओरिजिन नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में होता है। देन इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी है, क्योंकि इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। तो परावरा, पूर्णा, मांजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मनेर और साबरी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है, उसके बाद ही जाकर के बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ हमें मिलता है। पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसको नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 2014 में, और इसमें एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था कि वहाँ के जो एग्रीकल्चर लैंड ना, उनको वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकी। हमारा जो कल का लास्ट टॉपिक था वो था जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्लान किया है कि उसका जो एयर फेयर्स वगैरह है ना, वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। तो 2016 में हम लोगों ने स्कीम को लेके आए थे अंडर द नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। इसमें बेसिकली एम ये था कि जो पूरा का पूरा सिविल एविएशन का मार्केट है ना, उसको कनेक्ट करना, ज़्यादा एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करना, ज़्यादा पैसेंजर्स के लिए, थोड़ा जो कॉमन मैन होता है ना उसके लिए फ्लाइट वगैरह को थोड़ा सा इजी कर देना। तो 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट 2014 में थे, अब इंक्रीज होकर 141 हो चुके हैं। एंड मोर देन 1 करोड़ पैसेंजर्स है जिन्होंने इस स्कीम का अभी तक फ़ायदा उठाया था। 220 डेस्टिनेशन का टारगेट हमारा, जिसे हम 2026 तक कंप्लीट कर लेंगे। एंड इसके अलावा उड़ान के अंदर 954 रूट्स जो इनको ऑलरेडी कनेक्ट किया जा चुका है 156 एयरपोर्ट्स के साथ। प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला था इस स्कीम को। रिपब्लिक डे का टैब्लू में भी गए थे दिस ईयर ओनली 2022 में ही। उड़ान के 5 फॉर्मेट आ चुके हैं। एंड उसके बाद एक लाइफलाइन उड़ान है जो कि कोविड-19 के दौरान पर यूज़ किया गया था मेडिसिन वगैरह पहुंचाने के लिए। कृषि उड़ान भी होता है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को पहुंचाने में काम आता है। इंटरनेशनल उड़ान भी होता है जिसमें कि जो इंडिया की छोटी छोटी सिटीज़ है ना, उनको डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। दिस वॉज अबाउट येस्टरडेज टॉपिक्स। क्विकली हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 22 नवंबर के टॉपिक्स। 22 नवंबर 2022 के हम लोग पहले टॉपिक की अगर बात करेंगे तो उसमें जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है 27 वाला, उन्होंने रिसेंटली एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है और एक नया पैनल है जो उसका स्ट्रक्चर को डिसाइड करेगा। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है पूरे के पूरे COP27 का अभी तक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके बारे में पूरा जानेंगे। पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रहा है ना, इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन आया था। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर, माइट मतलब मे बी, द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। क्वेश्चन में एक्चुअली जो डिपॉजिट्स होते हैं ना मीथेन हाइड्रेट के, उनके बारे में बात की गई थी। जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं मीथेन हाइड्रेट के, ये मिलते हैं आर्कटिक टुंड्रा में एंड अंडर द सी फ्लोर। फिर मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्साइड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डेकेड और 2। हम इनमें से क्वेश्चन में से 1 and 2 करेक्ट है, या फिर 2 and 3, या फिर 1 and 3, या फिर 1, 2 and 3। आपको कोशिश करनी है कि इसका आंसर करें कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको लगता है करेक्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें से ही आपको फ्यूचर में 2023 या 24 के आसपास इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। सो इफ यू आर एबल टू आंसर की, देखो ये जो टॉपिक होगा ना, किसी ने पढ़ा नहीं होगा पहले मीथेन हाइड्रेट्स के डिपॉजिट्स के बारे में, बट देयर इज अ वे टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मैं दिसंबर से क्या करूँगा कि एक चीज़ और स्टार्ट करेंगे। ये जो PYQs है ना, पूरे वीडियो के एंड में जाकर के मैं इन PYQs को आंसर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी हम वेटिंग कि आप लोग इनके कमेंट सेक्शन में स्टार्ट करो, तो ताकि मुझे थोड़ा लगे कि एनकरेजमेंट कि हाँ पीपल आर इंटरेस्टेड फॉर दिस क्वेश्चंस। एल्स मे बी शायद इसको ड्रॉप ही कर देना बेटर होगा, क्योंकि थोड़ा पार्टिसिपेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। COP क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होता है, पहले भी कवर किया था, अभी रिपीट कर लेते हैं। UNFCCC यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब ढांचा है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जो कि 1992 में साइन किया गया था।
एक यूएन की वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट भी, या फिर रियो समिट बोलते हैं, या फिर रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इंडिया उन कुछ चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने ये तीनों के तीनों रियो की कन्वेंशन जो थी ना, इनको होस्ट किया था। उसमें एक था UNFCC, जो कि हम लोगों ने देखा कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक था यूएन का CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और एक था यूएन का कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। अब ये चीज़, इसकी शुरुआत हो गई थी 1994 में, और 197 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई कर दिया था। फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आता है। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो लॉस एंड डैमेज का जो अभी फंड बनाया गया है ना, ये 2015 के बाद अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, डेवलपमेंट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, UNFCC में। तो 1997 की जो ट्रीटी थी ना, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ये UNFCC की जो ट्रीटी थी, ये पेरेंट है, मतलब इसके अंडर सारे के सारे चेंजेस किए गए थे। फिर इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो यूनाइटेड नेशंस में ही है एंड जर्मनी में। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? काम है कि ऑल ओवर द अर्थ, पूरे अर्थ के ऊपर जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ना, ग्रीन हाउस गैस के कारण क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। उसके कारण हमारी हमारे जो पूरे के पूरे अर्थ के ऊपर सी लेवल राइज होता है, क्योंकि आइस मेल्ट कर जाती है, सी लेवल राइज होता है, कोस्टल एरियाज, आइलैंड नेशन जो सबमर्ज करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो इस चीज़ में हम लोग कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग ना हो, हमारी सी लेवल राइज ना हो, जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से चलती रहें। तो एक एपेक्स मतलब होता है टॉप की डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है UNFCC की, उसी को बोलते हैं COP। एक कॉन्फ्रेंस होता है पार्टीज़ का, पार्टीज़ मतलब सारे के सारे मेंबर्स। तो ये हर साल मिलते हैं, या फिर अगर पार्टी डिसाइड करे कि नहीं मिलना तो बात अलग है, अदरवाइज इनको हर साल मिलना होता है। एंड इनका जो सेक्रेटेरिएट वगैरह है वो जर्मनी में हमने बताया। उसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉर्मली रोटेट होते हैं। इसमें 5 जो UN के रीजनल ग्रुप्स हैं, अब UN के 5 रीजनल ग्रुप्स आपको याद होने चाहिए: अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स, इस तरीके से है। तो ये 5 कैटेगरी हो गई, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इनमें प्रेसिडेंट वगैरह इसके रोटेट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। प्रेसिडेंट जो होता है यूजुअली एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं जिस भी कंट्री के होंगे, और उनको जो COP सेशन होता है उसके बाद इलेक्ट किया जाता है। रिसेंटली जो COP 27 हो रहा है ना, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने एग्री किया था कि एक लॉस एंड डैमेज फंड क्रिएट किया जाएगा। इसका काम क्या होगा? जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, अब वल्नरेबल का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोग श्रीलंका की बात करते हैं, जब सी लेवल राइज होगा तो श्रीलंका को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा ना इन कंपैरिजन टू इंडिया। मालदीव्स को नुकसान होगा, मोजाम्बिक वगैरह को नुकसान होगा, सेशेल आइलैंड को नुकसान होगा। ये सारी की सारी वल्नरेबल कंट्रीज़ होती हैं। इसमें क्लाइमेट के कारण जो भी डिजास्टर्स आएंगे ना, उनका जो भी भरपाई होनी होगी वो सारी की सारी इस फंड से की जाएगी। अब इसका इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के कारण, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, या तो मिटिगेशन से या फिर एडेप्टेशन से। मिटिगेशन का मतलब होता है कि चीज़ों के जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर देना। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप कर लो कि हम उसके प्रति, उसमें बेसिकली टॉलरेंस आ जाए, जो टॉलरेंस आ जाए फिर हम उसके प्रति अपने आप को अनुकूल कर लें। तो इसमें ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डैमेज की बात की जाएगी, बल्कि जो लाइवलीहुड्स का नुकसान होगा, जो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा, जो कल्चरल इंपॉर्टेंस का नुकसान होगा, उनकी भी भरपाई की जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि जो क्लेम करने का जो कंपनसेशन, जो मुआवजा मिलता था ना, उसका थोड़ा सा स्कोप को और इंक्रीज कर दिया गया है। ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व कैसे हुआ था? तो UN का जो फ्रेमवर्क है UNFCC का, ये 1990s में बना था। एंड उसके बाद से लॉस एंड डैमेज का जो फंड था ना, इसके ऊपर हमेशा से डिबेट चलती आई थी। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उन्होंने कहा था कि एक अकाउंटेबिलिटी का कंपनसेशन होना ही होना चाहिए। हालांकि जो भी पहले ब्लेम दिया जाता था ना क्लाइमेट का कैटास्ट्रॉफ का, तो उसमें जो अमीर देश होते रहे, जैसे US हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, इन्होंने हमेशा वल्नरेबल कंट्रीज़ का जो मुद्दे थे ना, उनको ओवरलुक करने की कोशिश की थी, उनको अवॉइड करने की कोशिश की थी। फिर 2013 में हम लोगों ने एक वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया था ऑन द लॉस एंड डैमेज। इसमें फर्दर जो डेवलपिंग कंट्रीज थी ना, उन्हीं के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया था। हालांकि 2021 में जो COP 26 हुआ था ना ग्लासगो के अंदर, वहाँ पर एक 3 साल का टास्क फोर्स एस्टेब्लिश किया गया था जो लॉस एंड डैमेज के लिए एक फंडिंग अरेंजमेंट करेगा। तो अभी तक कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और बेल्जियन प्रोविंस जो हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोग इस फंडिंग में इंटरेस्टेड हैं। अब इस तरह के फंड को बनाने के कंसर्न क्या हो सकते हैं? सिंस फ्यूचर में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नेगोशिएशंस होंगे ना, उसके बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं ये सेटअप तो कर लिया जाएगा, लेकिन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? फंड जब बनाया जाता है तो सब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, बट कौन कौन करेगा? और आप ये कितना डिफाइन करोगे कि कौन सी कंट्रीज मोस्ट वल्नरेबल है, कौन सी लीस्ट डेवलप्ड है, कौन सी डेवलप्ड है? तो जो नेगोशिएशंस हो रही 2022 वाले COP 27 में यूरोपियन यूनियन ने चाइना को लेकर के बात की है, अरब स्टेट्स को लेकर के बात की है। ये लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। उन्होंने इवन इंडिया के बारे में मेंशन किया था कि इनको भी
क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज लार्ज एमिटर्स में काउंट होते हैं, दे ऑल्सो नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द लॉस एंड डैमेज फंड। हालांकि अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं है कि क्या होगा लॉस एंड डैमेज के अंदर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो सकता है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, कल्चरल एसेट्स खराब हो सकते हैं। तो अभी तक जो फोकस किया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस को कैसे कम किया जाएगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग को ही हम खत्म कर सकें। अब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कैसे हम लोग फ्यूचर में इवॉल्व करेंगे ये देखना है। इंडिया के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं अभी इस चीज़ को लेकर के। हम लोगों ने एक नेशनल एडेप्टेशन फंड के बारे में बात की थी क्लाइमेट चेंज में, जो कि बनाया गया था 2015 में। इसमें हम लोग सारी की सारी वो कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं जो हमारे क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली हमको अडेप्ट करने में मदद करेंगी। हम लोगों ने एक नेशनल क्लीन एनर्जी फंड की भी बात की थी। ये क्लीन एनर्जी को, अब क्लीन एनर्जी मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया और विंड एनर्जी हो गया, ये सारी क्लीन एनर्जी होती है क्योंकि इसके कारण कोई एमिशन नहीं होता, इसको प्रमोट करने के लिए था। उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि जो इंडस्ट्रीज कोयले का इस्तेमाल करती है ना, उनके ऊपर हम लोग एक कार्बन टैक्स भी लगाएंगे। तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप है जिसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं हमारे चेयरमैन होते हैं। देखो इस पर क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड टाइप की चीज़ें नेशनल एडेप्टेशन फंड के ऊपर। एक नेशनल एडेप्टेशन फंड था, देखो ये तो क्लाइमेट चेंज के लिए फंड था, ये एक सिंपल नेशनल एडेप्टेशन फंड था जो कि 2014 में आया था। इसमें 100 करोड़ के आसपास एम किया गया था कि जो भी नीड है और जो अवेलेबल फंड्स है उसमें जो गैप होता है, मान लो हम लोगों को 1500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, हम लोगों ने 100 करोड़ के आसपास का एक फंड डेवलप कर दिया। हमने कहा कि 500 करोड़ की हमारी नीड है लेकिन हम इकट्ठा कर पाए सिर्फ 300 करोड़ ही, तो अभी जो गैप रहेगा ना 200 करोड़ का, ये 200 करोड़ में से कम 100 करोड़ तो यहाँ से आ ही जाएंगे। हम लोगों ने एक नेशनल एडेप्टेशन फंड उस गैप को कवर करने के लिए ऐड किया था और ये फंड आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, देखो ये जो हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं ना COP27 में, हालांकि COP27 ना अभी बहुत डिटेल में आएगा और भी अच्छे से, बट एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट जो इसमें हुई वो लॉस एंड डैमेज फंड की बात हुई थी। तो गेन जो है इंक्रीमेंटल है, देखो अगेन ये कीवर्ड है आंसर रेटिंग के लिए, गेन इज इंक्रीमेंटल, कंट्रीज आर आउट नॉट टू लूज द मोमेंटम। सी लॉस एंड डैमेज फंड में जैसे ही बात की जाती है ना कि पैसा कंट्रीब्यूट करना है, तो कंट्रीज थोड़ा सा स्टेप बैक करने की कोशिश करती हैं, यार पैसा कंट्रीब्यूट करवा रहे हो, रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा ना। तो सिंस ये चीज़ पूरी की पूरी अपने आप में स्टेबल रहे, सस्टेनेबल रहे और फ्यूचर के अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं कार्बन एमिशंस के कारण वो रिड्यूस होते रहें, इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी विक्ट्रीज के ऊपर काम करना पड़ेगा जो अभी ना वायबल नहीं है, यानी कि ऐसे टारगेट सेटअप करने ही पड़ेंगे जिनके लिए मे बी ऐसा लगे कि प्रेजेंटली ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर हमको एक पॉलिटिकल कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। पॉलिटिकल कमिटमेंट क्या मतलब कि राजनीतिक जो भी पॉसिबिलिटी, जो संभावना है कि राजनीति में जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनका कमिटमेंट वो टिके रहे अपनी बात के ऊपर, वो कह के जा रहे हैं कि देखो पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह चेंज होते हैं टाइम के साथ। मान लो COP27 में किसी ने जाकर कमिटमेंट कर दी पर पता चला कि अगले साल उस कंट्री में इलेक्शन थे और वो तो मिनिस्टर ही चले गए, तो नेक्स्ट जो पर्सन आएगा वो पता नहीं सेम कमिटमेंट पर टिके या ना टिके, क्योंकि उन्होंने तो कमिटमेंट की नहीं थी। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनाना कि पॉलिटिकल कमिटमेंट बनी रहे। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, UNFCCC के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रीवियसली यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं आपके प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट सेक्शन में, अगर आप जाकर के PYQs देखोगे यू विल फाइंड मल्टीपल क्वेश्चन। ये तो एक रिसेंट वाला था मीथेन हाइड्रेट वाला जो आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया, बाकी क्वेश्चन तो बहुत बने हैं इस टॉपिक से पहले भी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अंडमान सीक्स GI टैग फॉर निकोबार होडी। तो अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स ने एक एप्लीकेशन लगाई थी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के साथ कि निकोबार होडी का जो क्राफ्ट होता है ना, इसको GI का टैग दिया जाए। तो 2015 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के स्टेटस को लेकर एक PYQ भी आया था। क्वेश्चन था कि बनारस ब्रोकेड्स एंड साड़ीज, राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और तिरुपति लड्डू, इनमें से चूज करो कि किसके पास ज्योग्राफिकल GI का टैग इसको मिला था। 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो ये याद करना पड़ता है, बट इसमें ना ऐसे हर टाइम याद नहीं करना होता। एक्चुअली एग्जाम से पहले जो आपकी PT 365 आती है ना, उसमें ये आता है, कल्चर वाला जो PDF आएगा आपको, उसमें मिल जाएगा कि पूरे साल भर में किस किस को GI टैग्स दिए गए थे। तो आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाइए एंड दैट विल बी इनफ। तो ये पहली एप्लीकेशन आई है यूनियन टेरिटरी की तरफ से कि अपने किसी प्रोडक्ट में वो लोग GI टैग देना चाहते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ने मिथिला मखाना जो होता है ना, मिथिला का मखाना, उसको GI टैग दिया था। पहले हम लोग निकोबार होडी के बारे में जान लेते हैं। ये वहाँ के ट्राइब का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। बेसिकली इसको निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ऑपरेट किया जाता है। इसमें एक होडी को बनाया जाता है जो कि इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर होती है। एंड जो होडी होता है ना, इसको ये तो लोकली अवेलेबल ट्रीज से बनाते हैं या फिर आसपास के आइलैंड से। अब इसमें जनरली उसकी लेंथ वगैरह जो होती है उसकी विड्थ से 12 के रेशियो में होती है। तो ये होता है कुछ निकोबार होडी के टाइप की चीज़ होती है। इट्स काइंड ऑफ अ बोट टाइप थिंग्स, है ना। ये कैनोई भी बोलते हैं इसको। तो एक आउट ट्रिगर कैनोई है, बहुत कॉमनली ऑपरेट होता है वहाँ पर। अब इसके लिए वहाँ पर इंडिजिनस नॉलेज होती है ना, उसी से वो लोग इसको चला सकते हैं।
एंड इनके पुराने पुरखों के द्वारा ये चीज़ स्टार्ट की गई थी, ट्रेडिशनल नॉलेज है, वहाँ से चलता आ रहा है। तो वहाँ के जो भी अवेलेबल लोकल ट्रीज़ होते हैं उनकी मदद से इसको बनाया जाता है। एंड दिस इज़ अबाउट द निकोबार होडी। अरे स्क्रीन काहे को हैंग हो गई भाई। ओके, तो हम लोग जीआई टैग के बारे में जान लेते हैं। जीआई टैग का मतलब जोग्राफिकल, यानी कि जो इंडिकेशन, एक स्टेटस दिया जाता है एक पर्टिकुलर चीज़ को कि ये इस जगह से बिलोंग करती है। ऑलराइट, इसके लिए हमारे पास 1919 का एक जोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है। और एक्चुअल में ऑल ओवर द वर्ल्ड दिख रहा है तो WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है ना, जहाँ पर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये उसके अंडर उसकी गाइडेंस में होता है, उसी फ्रेमवर्क में काम करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारे इंटेलेक्ट से निकलती है, यानी कि हमारे माइंड से की कोई भी चीज़ होती है ना, उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट करते हैं। तो प्राइमरीली एग्रीकल्चरल, नेचुरल या फिर कोई मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह होता है ना, उनको हम लोग जीआई टैग देते हैं। जीआई टैग की वैलिडिटी ना 10 साल की होती है, उसके बाद आपको उसे रिन्यू करवाना होता है। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है ना, तो नो पर्सन और कंपनी कैन सेल अ सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम। आप सेल नहीं कर सकते, आप परमिशन लेके कर सकते हो, आपके पास रिटर्न परमिशन होनी चाहिए कि ठीक है इन्होंने परमिशन दे दी थी मुझे इस चीज़ को सेल करने की, उसके बियॉन्ड नहीं। तो जीआई का रजिस्ट्रेशन की जो प्रोडक्ट है ना, उसमें लीगल प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, और कोई अनऑथराइज, गैर कानूनी या फिर गैर तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर रोक लग जाती है। फिर इंडिया के एक्सपोर्ट्स बाहर जाते हैं, उनको थोड़ी सी उनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कस्टमर्स को इस बात का कंफर्ट हो जाता है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक है, एक एक्ट के थ्रू इसको स्टेटस मिला हुआ है। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो पूरा प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का, इसमें फाइलिंग एप्लीकेशन होती है, उसको पहले स्क्रूटनाइज किया जाता है, उसकी पूरी निगरानी की जाती है, एग्जामिनेशन होता है, एक शो कॉज नोटिस होता है, फिर उसके इंडिकेशन के जर्नल होते हैं, और रजिस्ट्रेशन को अपोज भी किया जाता है, रजिस्ट्रेशन सब कुछ होता है, पूरा प्रोसेस होता है डिटेल के अंदर। फिर एप्लीकेंट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर, कि लोग इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहेंगे ये भी आपको बताना पड़ेगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक रजिस्ट्री है जहाँ पर, जो कि चेन्नई में है, वहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। कुछ और भी दूसरी अच्छी चीज़ें जिनको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है, जैसे कि बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, चंदेरी फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कुल्लू शॉल, कांगड़ा टी, थंजावुर पेंटिंग्स, इलाहाबाद सुरखा, फरुखाबाद प्रिंट्स, लखनऊ जरदोई, कश्मीर सैफरन, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग एट्सेट्रा, इन सबको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। छोटा टॉपिक है ट्रिप्स वगैरह। WTO के बारे में अगर देखोगे तो ये WTO और ट्रिप्स बहुत डिटेल के टॉपिक्स हैं अपने आप में। एंड इंडिया में 1999 में आया था। स्टार्टिंग इसकी एक्चुअली फ्रांस से की गई थी। फ्रांस में पहली बार ये जीआई टैग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से बाकी कंट्रीज ने इसको अच्छा, सबसे पहला वाला हमारा दार्जिलिंग टी का था। चलो मुझे याद आ गया, मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडिया में सबसे पहले जो जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। छोटा टॉपिक है, और जीआई टैग का कुछ और आएगा तो हम लोग पूरा का पूरा इसी तरीके से दोबारा जीआई टैग को रिवाइज कर लेंगे। एनसीपीसीआर ने लॉन्च किया है घर टू इनेबल स्मूथ रिपैट्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन टू देयर नेटिव प्लेस। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे होता है 20 नवंबर को, इंडिया का चिल्ड्रंस डे होता है 14 नवंबर को। तो अभी बिल्कुल रिसेंटली था, उस पर एक इनिशिएटिव था एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर क्या, एक नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। उन्होंने एक वेब पोर्टल बनाया जिसका नाम है घर। घर की फुल फॉर्म उन्होंने रखी है गो होम, सॉरी फुल फॉर्म नहीं रखी है, उसके साथ एक टैगलाइन है गो होम एंड रीयूनाइट, घर जाओ और दोबारा से सम्मिलित हो जाओ। इसमें ना डिजिटली ट्रैक किया जाएगा उन बच्चों को हर एक डिस्ट्रिक्ट से जिनका रिपैट्रिएशन करना होता है, रिस्टोरेशन करना होता है। यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होती है ना, उनके लिए कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, और जो बच्चे जिनका रिस्टोरेशन होता है, रिपैट्रिएशन होता है ना, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स बनाए जाएंगे। 2007 के अंदर हम लोगों ने एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई थी एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, और उसमें एक्ट तो हमारा 2005 का था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। इस कमीशन का काम होता है कि बच्चों को लेकर के, है ना, खास करके जो 0 से 18 साल के होते हैं उनको हम लोग चाइल्ड में काउंट करते हैं, उनके जो भी अधिकार होते हैं, जो उनके राइट्स होते हैं, उसमें क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फंक्शन कर रहा है, और हमारे संविधान के अंदर कहाँ कुछ क्या मेंशन्ड है, यूएन का कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, इन सब को मिला करके जो भी प्रोविजंस होते हैं उन सबको निगरानी रखना, उनको रिव्यू करना, उनके सेफगार्ड्स पे काम करना, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन करना, उनके इंटरेस्ट में काम करना, ये सारा काम होता है एनसीपीसीआर का। अब इनके ऊपर एक राइट बेस्ड पर्सपेक्टिव्स होता है जो कि नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल हर जगह पर इम्प्लीमेंटेबल होता है। बच्चों और उनके वेलबींग के लिए, है ना, उनका बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस क्या है, लोकल बॉडीज़ की रिस्पेक्ट करना, कम्युनिटी लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन करना। तो अभी तो हम लोगों ने घर पोर्टल के बारे में बात की थी, इसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले कुछ और भी पोर्टल्स हैं। एक है मासी पोर्टल। मासी पोर्टल का मतलब होता है एक मॉनिटरिंग ऐप है, सीमलेस इंस्पेक्शन करना फॉर मैनेजिंग इंस्पेक्शन एट शेल्टर होम्स। जो उनको आश्रय वगैरह दिया जाता है ना, वहाँ पर जो बच्चे रह रहे होते हैं उनको मॉनिटरिंग की जाती है। एक बाल स्वराज पोर्टल भी है। बाल मतलब छोटा, स्वराज स्वराज, इसमें
उन रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं जो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको ट्रैक किया जाता है, बेसिकली उनका ध्यान रखा जाता है, उन पर निगरानी रखी जाती है। इससे कनेक्टेड एक एक्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जेजे एक्ट भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, जस्टिस जुवेनाइल। इसको जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 के अंदर। तो मेन जो प्रोविजन था कि खासकर कि वो बच्चे जो 16 से 18 की उम्र में होते हैं ना, और अगर वो किसी तरह के किसी अपराध वगैरह में फंस जाते हैं, तो कोई क्राइम वगैरह कर देते हैं, तो उन लोगों के लिए एक्ट बनाया गया था, है ना। तो अब जो नेचर है क्राइम की और वेदर द जुवेनाइल शुड बी ट्राइड एज ए माइनर और अ चाइल्ड, ये डिटरमाइन किया जाएगा इस बोर्ड के द्वारा। बेसिकली इस एक्ट के अकॉर्डिंगली बोर्ड बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होगा, वो ये चेक करेंगे कि 16 से 18 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर इनसे कोई अपराध हो जाता है तो उस अपराध को क्योंकि 18 से कम को तो हम लोग फिर नाबालिग में काउंट करते हैं ना, तो उन्होंने देखा था कि 16 से 18 की कैटेगरी ऐसी होती है ना जो कि एक ट्रांजिशनल रेंज है। अब कोई अपराध हुआ है, उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसको माइनर में काउंट करेंगे या फिर उसको हम अडल्ट में काउंट करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। दूसरा प्रोविजन ये था कि इन बच्चों के लिए जो ऑर्फन वगैरह हैं, जो अबेंडेंड हैं, है ना, उनके लिए कुछ क्या प्रोसीजर होंगे उनके अडॉप्शन के। फिर एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको हम कारा भी बोलते हैं, उसको भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था जो कि अडॉप्शन के सारे फंक्शन को और इफेक्टिवली कैरी आउट करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ भी होती हैं, उनको बाय नोटिफिकेशन एस्टेब्लिश किया जाता है। कम्युनिटी का फाइनल से होता है, अगर बच्चों को केयर प्रोटेक्शन ट्रीटमेंट देना होता है, बच्चों का रिहेबिलिटेशन देना होता है बेसिक नीड्स के लिए, उसमें फाइनल जो अथॉरिटी होती है वो कारा की होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की होती है, सॉरी कारा की नहीं, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, आप भी कन्फ्यूज मत हो जाना, याद रखना। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को टाइम टू टाइम बनाया जाता है। कारा जो होती है वो अडॉप्टेशन के लिए होती है। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड होता है, वो डिसाइड करेगा 16 से 18 वाले ने माइनर क्राइम किया था नहीं किया था। जस्टिस जुवेनाइल का एक्ट 2015 में आया था। घर पोर्टल की हम लोगों ने बात की थी। इसमें क्या होता है कि ना जो केसेस होते हैं ना उनको डिजिटली ट्रांसफर कर दिया जाता है अथॉरिटीज़ के पास। जो बच्चे जिनका रिस्टोरेशन करना होता है ना, उनको रिपैट्रिएशन वगैरह करना होता है, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन पास होनी होती है। अब बच्चे जिनको पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास ले गया था या फिर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वहाँ लेके गए थे, और पता चलता है कि कहीं और पाए गए हैं ये, है ना, लेकिन इनको रिपैट्रिएट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए ये पोर्टल बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में जो बच्चे जो रहते हैं ना, उनका काउंट रिड्यूस करने में भी ये घर पोर्टल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दिस वाज अबाउट NCPCR घर पोर्टल। अब घर पोर्टल अपने आप में एक एग्जाम्पल बन गया है। जो आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो चिल्ड्रन को लेकर के कोई टॉपिक आएगा, वहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। रिसेंटली NCPCR ने चाइल्ड केयर के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया था जिसका नाम था घर, एक वेब पोर्टल है। सब कुछ रियल टाइम में इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहेगी, ये रिसेंट डेवलपमेंट्स है। बाकी जो दो थे, मासी पोर्टल जो था एंड द अनदर वन वाज आल्सो देयर, बाल स्वराज पोर्टल, इनके भी आप नाम याद जरूर रखिएगा, मेंस में एग्जाम्पल लिखने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये टॉपिक क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि जो दूसरा चैनल है उस पर मैं आप लोगों को विजन मैगजीन के कंटेंट कवर करवा रहा हूँ। वहाँ पर मैंने रिसेंटली अक्टूबर मंथ की जो विजन की मैगजीन है उसको अपलोड किया था। उसमें पॉलिटी एंड IR के टॉपिक्स थे। उसमें मैंने आप लोगों को IR में कहा था कि FATF का जो टॉपिक है मैं उस चैनल पे ना करके यहाँ ये जो हिंदू एनालिसिस वाला जो आप राइट नाउ देख रहे हो यहाँ कवर करूँगा। इंटेंशन मेरी चैनल को प्रमोट करने की थी। एंड IR में एक और टॉपिक था इंटरपोल वाला, उसको भी मैंने कहा था कि मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा ये दो टॉपिक्स। एंड इंटरपोल वाला हम लोग 23 नवंबर की जो वीडियो आएगी उसमें कवर करेंगे। तो आज हम लोग पूरा का पूरा FATF कवर कर लेते हैं कि FATF रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था। इससे ही कनेक्टेड एक क्वेश्चन पहले आ चुका है मेंस में 2021 में। उन्होंने कहा था कि डिस्कस हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड द ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग क्या वर्ड होता है? आप लोगों ने कपड़ों के बारे में सुना होगा ना, कपड़ों की लॉन्ड्री करवा लो। लॉन्ड्री मतलब क्या होता है? आप एक गंदी चीज़ को साफ कर देते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है ना, उसमें ये होता है काले धन को सफ़ेद धन में बदल दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि क्या कुछ मेजर्स लिए गए हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। एक और क्वेश्चन था 2021 में ही, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म इट कॉजेज, उसके कॉज, उसके लिंकेज और उसके ऑब्नॉक्शियस नेक्सस। ऑल्सो कुछ मेजर सजेस्ट करो जो इस तरह के टेररिज्म को इरेडिकेट करने में मदद करेंगे। अब देखो, टेररिज्म का टॉपिक हम लोगों ने 2 दिन पहले भी कवर किया था, जहाँ पर जो अमित शाह जी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी मैंने कहा था कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी वो नोट डाउन कर लो, किसी भी टेररिज्म के टॉपिक में आप ऐड कर सकते हो। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ओपन क्वेश्चन है, इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म को लेकर के है। बस लिखने वाले को कुछ कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यूज़ करेंगे, बाकी जनरल क्वेश्चन है टेररिज्म को लेकर के, उसके कॉजेज वगैरह, उसके लिंकेजेस, है ना, उसके लिए क्या कुछ मेजर्स होते हैं। ओपन क्वेश्चन दिया हुआ, बस कीवर्ड ऐसे डाल दिए कि स्टूडेंट को लगेगा अरे ये तो कुछ नया पूछ लिया है, अदरवाइज इट्स द सेम थिंग।
तो विजन मैगजीन वाला टॉपिक है, FATF था। FATF के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग। जो आतंकवादी होते हैं ना, अब आतंकवादी सिर्फ मारकाट ही नहीं करते हैं, उनके पास पैसे का भी बहुत काम होता है, काला धन भी होता है, कहीं ना कहीं बिजनेसेस में भी एनरोल्ड होते हैं। उनके पास हथियार आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? काले धन के कारण आते हैं। उन सबको लेकर ग्लोबल लेवल के ऊपर ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करने का काम होता है FATF का। G7 की एक मीटिंग हुई थी, जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी पेरिस में मीटिंग हुई थी 1989 में। तब उन्होंने कहा था कि FATF को बनाया जाए। इनका मेजरली काम क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करना। इनिशियली तो यही होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके अंदर कुछ लिस्ट वगैरह होती हैं, कुछ रिकमेंडेशन सेशंस होते हैं, इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एवरीथिंग यू विल सी। US में 9/11 के अटैक्स हुए थे, हमको सबको पता है 9/11 के अटैक्स हुए थे, और ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टेररिस्ट एक्ट देखने को मिला था अभी तक का। तो FATF ने 2001 में अपना मैंडेट को थोड़ा और एक्सपैंड कर लिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी कॉम्बैट करेंगे। तो पहले इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करते थे। 9/11 के बाद इन्होंने कहा कि हम लोग और इसको एक्सपैंड करते हैं, हम लोग अब टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर भी काम करेंगे। आज से 10 साल पहले अप्रैल 2012 में इन्होंने जिनकी जो प्रोलिफरेशन होता है ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, उसको भी इन्होंने अपने मैंडेट में ऐड कर लिया था। अब देखो, यहाँ से ना एक स्टेटमेंट बन सकता है आपका, प्रीलिम्स में हो सकता है कल को कोई क्वेश्चन आ जाए FATF का, वो आपसे पूछेंगे मनी लॉन्ड्रिंग में काम करते हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में काम करते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में काम करते हैं। तो आप इन पर तो टिक कर दोगे, बट ये शायद आपके लिए थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट 10 साल पहले इन्होंने WMD को भी अपने मैंडेट में ऐड कर लिया था। FATF की कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। अप्रैल 1919 में, जो कि लेस देन 1 ईयर्स आफ्टर इट्स क्रिएशन, मतलब 1 साल भी नहीं हुए थे, FATF ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी उनकी कि मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने के लिए हमको क्या कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। 2004 में इन्होंने एक 9th स्पेशल रिकमेंडेशन भी निकाला था, जिसमें उन्होंने और फर्दर कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे लड़ा जा सकता है। तो 40 पहले निकाल दी थी रिकमेंडेशंस, 9 बाद में, 40 + 9 49 रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए थे। 10 साल पहले 2012 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को रिवाइज किया था, और उन्होंने कुछ नए थ्रेट्स जैसे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनको भी अपने रिकमेंडेशन के लिस्ट में ऐड कर दिया था। तो 200 के आसपास इनके जुरिस्डिक्शंस रहे हैं, और जिसके कारण रिकमेंडेशन बहुत यूजफुल भी रहे थे। एंड उसमें कुछ मेंबरशिप्स होती हैं FATF के स्टाइल रीजनल बॉडीज़ की और FATF की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पॉइंट इसको इग्नोर करो। FATF के सेशंस के बारे में बात करते हैं। FATF प्लेनरी, ये उनकी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है, और ये साल में 3 बार मिलती है। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी ना कि UNFCCC का जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसी तरीके से FATF का एक डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? FATF प्लेनरी। ये साल में 3 बार मिलते हैं। COP साल में 1 बार मिलता है। देखो, एक ही वीडियो में 2 टॉपिक्स के कंपैरिजन से आपको और आसानी से याद हो जाएगा। अब जरा ये देखते हैं कि FATF के मेंबर्स कौन कौन है और ऑब्जर्वर्स कौन कौन है FATF में। एज ऑफ टुडे एक 39 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स हैं। 39 में से 2 तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं पूरी। एक तो यूरोपियन कमीशन हो गया और हमारा GCC हो गया। तो इनमें मिलाकर के बहुत सारे कंट्रीज हो गए। अब और कौन से कंट्रीज, तो आप ये देख सकते हो, बहुत सारे नाम है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया इसका पार्ट है, एंड US इसका पार्ट है, चाइना इसका पार्ट है, रशिया इसका पार्ट है, और UK भी इसका पार्ट है, देन इजराइल भी इसका पार्ट है। ये कुछ आपको पता होना चाहिए। फ्रांस, जर्मनी, जो मेजर इकोनॉमीज है ना, वो इसका पार्ट हैं। इंडिया और FATF की बात करते हैं तो इंडिया ने पहले इसको ऑब्जर्वर के तौर पर ज्वाइन किया था 2016 में, और 2010 में इंडिया इसका फुल मेंबर बन गया था। इंडिया इसके अलावा जो इसके रीजनल पार्टनर्स हैं, जैसे एशिया पैसिफिक ग्रुप है, यूरेशियन ग्रुप है, उनका भी मेंबर है। ऑब्जर्वर्स की अगर बात करते हैं तो इंडोनेशिया ओनली ऑब्जर्वर कंट्री है FATF का राइट नाउ। कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिनको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि ये लोग ना इनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं, बट जब वोटिंग की बात आएगी ना तो वोटिंग का राइट नहीं होता ऑब्जर्वर को। तो ये डिफरेंस होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन, इंटरपोल हम लोग कल डिटेल में कवर करेंगे। 23 नवंबर की जो वीडियो आएगी ना आपकी, यही हिंदू एनालिसिस की, इंटरपोल पूरा डिटेल में कवर किया जाएगा। OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UN का जो CTED है, काउंटर टेररिज्म कमेटी है, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखोगे कितने बड़े बड़े मेजर जो वर्ल्ड ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह ही हैं या फिर कोई दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, ये सारे के सारे इसके ऑब्जर्वर में आ गए। अब इनमें जो भी कंट्रीज होंगी, हर कंट्री के मेंबर इनके ऑब्जर्वर स्टेटस में चले जाएंगे। तो देखा जाए तो FATF तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है ना। इनकी मीटिंग्स में रिकमेंडेशन सब सुनते हैं, सब उस पर नज़र रखते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप। FATF के प्रेसिडेंट कौन होते हैं?
जो FATF का प्लेनरी था ना, डिसीजन मेकिंग बॉडी, उसमें से ही एक मेंबर को चूज़ किया जाता है जो कि सीनियर होता है, एंड वो सारी की सारी मीटिंग्स को चेयर करते हैं, और एक प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन भी होते हैं जो FATF को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, उनसे बाहर। टर्म जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई को और 30 जून को ख़त्म होता है, 2 साल का टर्म होता है। एंड टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं, वो अभी इसके इनकमेंट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने जुलाई 2022 में इसका ऑफिस को एज्यूम किया था। अब नाम तो ये इंडियन सा लग रहा है, बट ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर। FATF का सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय क्या होता है, ये OECD के हेडक्वार्टर जो है पेरिस, वहीं पर हैं। इनका काम होता है कि FATF की मेंबरशिप पे और ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर सारा का सारा सब्सटेंटेटिव काम करना। फंडिंग जो होती है FATF के सेक्रेटेरिएट वगैरह की, वो इनके एनुअल बजट से ही आती है, जिसमें एनुअल बजट में पैसा कौन देता है, सारे के सारे मेंबर कंट्रीज। कितने मेंबर्स हैं FATF के? 39 मेंबर्स हैं, और बाकी सब क्या है, इंडोनेशिया, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह, ये सब इसके ऑब्जर्वर्स हैं। अब FATF की ना 2 लिस्ट होती हैं, एक होता है ग्रे लिस्ट और एक होता है ब्लैक लिस्ट। सोच के देखो ना, ग्रे लिस्ट का मतलब वार्निंग लिस्ट होगी, और ब्लैक लिस्ट का मतलब कि ब्लॉक, एकदम डेड एंड है। FATF का जो प्लेनरी होता है ना, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो साल में 3 बार मिलता है, फरवरी में मिलेंगे, जून में मिलेंगे और अक्टूबर में मिलेंगे। इनका काम होता है एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट प्रिपेयर करना, जहाँ पर ये रिव्यू करते हैं। अगर कोई कंट्री जिसके पास मेजर डेफिशिएंसी है उनके AML और CFT के अंदर, ये सब डिटेल में मत जाना इसमें। बेसिकली AML का मतलब होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में और कॉम्बेटिंग द फाइनेंस टेररिज्म, CFT मतलब कॉम्बेटिंग फाइनेंस टेररिज्म। इसमें अगर उन कंट्रीज़ ने ज़्यादा अच्छे से एफर्ट नहीं डाले होते हैं तो वो उनको ग्रे लिस्ट में ऐड कर देते हैं, और उसके बाद अगर इनको लगता है कंसर्न बहुत ज़्यादा है, हाई रिस्क का जुरिस्डिक्शंस है, तो वो ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए कंट्रीज़ को कुछ टास्क जो कि FATF उनको रिकमेंड करता है, उन पे काम करना पड़ता है। जैसे कि उनकी कंट्रीज़ में जो टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फेस्टिगेट कर लेना, उनकी प्रॉपर्टीज़ जब्त कर लेना। अगर वो कंट्रीज़ ये करेंगी तो FATF उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देगा। ग्रे लिस्ट के अंदर वो कंट्रीज़ होती है जिनको माना जाता है कि ये कंट्रीज़ टेररिस्ट वगैरह के लिए एक सेफ हेवन का काम करती हैं, और ये एक वार्निंग की तरह काम करती है ग्रे लिस्ट, जो कि उस कंट्री को फ्यूचर में फिर मे बी ब्लैक लिस्ट में एंटर करा दे। ब्लैक लिस्ट के अंदर ये नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ होती हैं, फिर टेरिटरीज होती हैं जो टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं। राइट नाउ ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये 3 जो हैं इसमें ब्लैक लिस्ट में हैं। म्यांमार को रिसेंटली ऐड किया गया था क्योंकि यहाँ पर 2021 में कू हुआ था। कू मतलब तख्ता पलट, इसमें पी जो है साइलेंट होता है, इसको कूप नहीं बोलते, इसको कू बोलते हैं। तख्ता पलट को इंग्लिश में कू बोला जाता है। फिर अगर आप FATF की किसी लिस्ट में आ रहे थे तो क्या क्या आपको नुकसान होता है? एक तो हम लोग ने देखा था IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB सब इसके ऑब्जर्वर स्टेटस होते हैं, तो वो आपके ऊपर इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा देते हैं, आपको लोन वगैरह नहीं देंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देंगे, फिर आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी और आपका इंटरनेशनल ट्रेड कम हो जाएगा। दूसरी कंट्रीज़ की नज़र में आप ब्लैक लिस्ट में चले जाते हो, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका बॉयकॉट कर दिया जाता है, बहिष्कार कर दिया जाता है आपका। इंडिया, पाकिस्तान और FATF की ग्रे लिस्टिंग की बात करें तो रिसेंटली FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट से निकाल दिया था। तो कंट्री को पहले भी मतलब लिस्ट से 4 साल पहले ऐड किया गया था, 4 साल बाद इनको निकाला गया है। 2008 में इनको पहली बार ऐड किया गया था, फिर 2009 में निकाला था, फिर 2018 में दोबारा ऐड किया गया था, और मॉनिटरिंग इनकी 2012 से 15 में इंक्रीज़ भी कर दी गई थी। इंडिया ने एग्री किया था कि ठीक है, पाकिस्तान को इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए थे कि इन्होंने अपने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया था। तो इस ग्रे लिस्ट से एक्चुअली यही टॉपिक न्यूज़ में था, इसलिए हम लोग FATF के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है ना, तो पाकिस्तान को एसेंशली अपना थोड़ा रेपुटेशन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनकी थोड़ा सा तारीफ भी की थी, अच्छी बात है, आप लोगों ने रिकमेंडेशंस पे काम किया। अब FATF के साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं। वो क्या इश्यूज़ हैं? सबसे पहली बात तो अडॉप्टेशन को लेकर है और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है कि भाई डोमेस्टिक लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। हर कंट्री के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि मनी लॉन्ड्रिंग को हैंडल कर सके। FATF की रिकमेंडेशन को फॉलो करना सबके बस की बात नहीं होता। ऑपरेशनल रिसोर्सेज की कमी होती है, सबके पास इनएडिक्वेट होते हैं। फिर FATF के स्टैंडर्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं, उनमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उन पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चैलेंजेस हैं जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग की ना सबको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, पता ही नहीं चलती कैसे हो रही होती हैं चीज़ें। FATF के पास तो एक्सपर्टीज़ है, उनको पता होता है कि ये धांधलेबाजी कैसे हो रही है, बट एवरी कंट्री इज़ नॉट कैपेबल इनफ ना। फिर आइडेंटिफाई करना, एसेस करना और उसके बाद मिटिगेट करना, पता चलना कि ऐसा हो रहा है, फिर उसका पूरा एनालिसिस करना और उसके बाद उसको कम करना, मिटिगेट करना, ये सारे के सारे स्टेप्स अपने आप में इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस होते हैं उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते ये सब कैरी आउट करने के लिए। फिर ट्रेडिशनल रिस्क असेसमेंट टूल्स उनको अलाउ नहीं करते लार्ज स्केल के ऊपर एनालिसिस करना। कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, बहुत सारे कानून बीच में आ जाते हैं। फिर
अपने जो नेशनल खुद के जो रेगुलेटरी स्कीम्स होती हैं जिससे वो अपनी कंट्री में ही कोशिश करके रोक सकते हैं टेररिस्ट फंडिंग वगैरह को, वो इतने मजबूत नहीं होते हैं, उनमें लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे एसेट्स वगैरह का नेशनल बाउंड्री से मूवमेंट हो रहा होता है। तो हम लोग FATF को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? रिस्क असेसमेंट, पहले ही अंदाज़ा लगा लिया जाए कि जोखिम कितना है, उसका असेसमेंट कर लिया जाए, है ना, और कितना इजीली हम लोग उन रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ही एक रॉबस्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। रॉबस्ट मतलब होता है मजबूत, टिकाऊ, अच्छी नॉलेज चाहिए, अवेयरनेस, चेतना अच्छी होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी चाहिए होगी, कैपेसिटी अच्छी चाहिए इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट करने का मतलब है इस चीज़ की गंभीरता को कम करना। एंड डेटा शेयरिंग की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी कंट्री में डेटा रखने से बात नहीं बनेगी, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, खास करके जो FATF के मेंबर नेशन है 39, उनके साथ तो डेटा शेयर करना इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, बिग डेटा हो गया, कभी कभी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए। सो ब्लॉकचेन वगैरह के ऊपर चीज़ें बहुत डिसेंट्रलाइज मैनर में होती हैं, अगर उनको किसी तरीके से हैंडल कर लिया जाए तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। दूसरे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फाइनेंशियल क्राइम्स को डेटर करने के लिए? डेटर करने का मतलब होता है एक तरीके से रेजिस्टेंस लगा देना, है ना, और स्लो कर देना या फिर पुश बैक कर देना, ये डेटर करने का मतलब होता है। तो फाइनेंस को लेकर के जो भी अपराध हो रहे होते हैं उनको हम कैसे डेटर कर सकते हैं? जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल के ऊपर और इंडिया लेवल पर अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। एक वियना कन्वेंशन है 1988 का, तो जो भी सिग्नेटरी स्टेट्स है जिन्होंने भी साइन किया हुआ है इस कन्वेंशन को, उनके लिए एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब एक जिम्मेदारी है कि उनको ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह पे काम करना होगा, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए, और इंडिया ने इसको साइन किया है। G10 का बेजल कमेटी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने कहा था एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स है, यानी कि प्रिंसिपल माने सिद्धांतों की एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें इंटरनेशनल बैंक्स जो होंगे ना मेंबर स्टेट्स के, उनको कंप्लाई करना होता है। तो इंडिया का जो RBI है ये हमारा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव्स है बेजल कमेटी का। बेजल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के अंदर, बेजल रिफॉर्म्स आए थे, बेजल 1 2 3 इस तरीके से। IOSCO भी है, तो इंडिया इसके बोर्ड का मेंबर है। इनका काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग से डील करना सिक्योरिटीज़ वगैरह में। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये IOSCO हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा था ना, कितने गया, ये रहा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, ये इसका ऑब्जर्वर स्टेटस होता है। तो इंडिया भी इसका बोर्ड का मेंबर है। देन UN का ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, इंडिया भी इसका मेंबर है। पलेर्मो कन्वेंशन था, इसको हम लोग पहले UN का ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम कन्वेंशन भी बोलते हैं। इनका काम होता है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ें होती हैं उनको डोमेस्टिक लॉ से क्रिमिनलाइज कर देना, यानी कि आपके देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है ना तो आप उसको आपराधिक डिक्लेयर कर दो, अपने कानूनों में चेंज करो, अपने पार्लियामेंट से एक्ट पास करो और उसमें मेंशन कर दो कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो करेगा वो अपराध माना जाएगा, वो एक जुर्म माना जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें इंडिया ने 2002 में UNTOC को भी ज्वाइन किया था, 2011 में रेटिफाई भी कर दिया था। तो ये तो ग्लोबल लेवल के ऊपर होते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं। इंडिया के लेवल के ऊपर 2002 में हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग का एक एक्ट आया था, जहाँ पर हम लोगों ने इंडिया में बहुत सारे चेंजेस किए थे अपने 2012 में, इसको और अमेंड भी किया था 10 साल बाद। हमारे पास एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की यूनिट भी है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है। हमारे पास ED है, ED तो हम लोग देखो डिटेल में कवर कर चुके हैं अभी तक, 22 नवंबर है, और ED हम लोग 2 बार कवर कर चुके हैं 1 महीने में ही, और ये आगे नेक्स्ट मंथ में आएगा ना दिसंबर में, मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा पूरा का पूरा। देखो ये चीज़ें रट जानी चाहिए आपको, ED, NIA, CBI के बारे में। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन जो ED का है वो होता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंसेस, जो अपराध होते हैं ना, उन सबको इन्वेस्टिगेट करना। तो ये तो हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के देख लिए। अब जरा देखते हैं कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेकर के ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या स्टेप्स लिए गए हैं और इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ग्लोबली देखा जाए तो 189 मेंबर कंट्रीज़ ने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई किया था, ये IMF में था। एक CCIT है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन है इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर के। इसमें टेररिज्म की यूनिवर्सल डेफिनेशन की बात की गई थी कि जो भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के मेंबर्स होते हैं ना, वो अपने खुद के क्रिमिनल लॉ को अडॉप्ट करो, सारे टेररिस्ट ग्रुप को बैन कर दो, है ना, स्पेशल लॉज लेके आओ इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करो। तो इंडिया के द्वारा ही ये प्रपोज किया गया था 1996 में। फिर GCTC करके एक है, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल है, उन्होंने एक इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म की कॉन्फ्रेंस 2022 में ही लॉन्च की थी। ये देखो रिसेंट है, राइट। अब ये मेंस में आपके लिखने के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। टेररिज्म को लेकर के 2-3 चीज़ें हो रही हैं तो ध्यान रखना। अब ये तो इंटरनेशनल था। इंडिया में हमारे पास UAP का एक्ट है जो हमारा प्राइमरी एंटी टेररिज्म लॉ है। हमारा एक रेजोल्यूशन भी है काउंटर टेरर को लेकर के जो हम लोगों ने UNGA के थ्रू
इसको अडॉप्ट किया था। हमारे पास NSG है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, जो कि प्राइमरी काम ही उनका काउंटर टेररिज्म का है और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन से डील करना है। तो टेररिस्ट फंडिंग का देख लिया, फाइनेंसिंग का देख लिया, मनी लॉन्ड्रिंग के देख लिए इनिशिएटिव्स अभी तक के। अब देख लेते हैं कि वो जो प्रोलिफरेशन होता है ना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का, याद करो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन FATF ने कब ऐड किया था? 2012 में, ठीक है, भूलना मत। ग्लोबल लेवल के ऊपर हम लोगों ने WMD के लिए, हमारे पास एक तो NPT थी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी, फिर हमारे पास BWC है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है, और उसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन भी है। इंडिया NPT का सिग्नेटरी नहीं है, ये तो याद रखना है। देखो अगर ये चीज़ें याद ना हो तो जो मेरा दूसरा वाला चैनल है ना, उसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, उसमें जाओ, उसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको PT365 की। PT365 की प्लेलिस्ट में IR वाला सेक्शन है ना, उसकी वीडियो होगी, शायद 1.5-2 घंटे की होगी। वो पूरा वीडियो एक बार देख लो और आपको पूरा का पूरा IR कवर हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए। उसमें सब डिटेल में है, NPT, FATF वगैरह, G20, G7, एशियान, ADB, AIIB, सारे ग्रुप्स वगैरह, सारे कंट्रीज़ के रिलेशंस पिछले 1 साल में वो PT365 की वीडियो में मिल जाएंगे आपको। तो यूट्यूब चैनल का लिंक कहाँ पर है दूसरे वाले का? टेलीग्राम में, टेलीग्राम में जाओगे मिल जाएगा। रिसेंटली अक्टूबर की वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, तो वही चैनल का लिंक है। हाँ, प्लेलिस्ट मिलेगी आपको PT365 की, उसमें IR की वीडियो पढ़ देख लेना। तो ये तो इंटरनेशनल पे थे। इंडिया ने अपने लेवल के ऊपर ही 2005 में हमारे पास एक एक्ट आया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम्स का। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर दिया था। दिस वॉज अबाउट FATF। काफ़ी लेंदी टॉपिक हो गया हमारा, बट इंपॉर्टेंट था। कल मैं आप लोगों को जो विजन की मैगजीन का इंटरपोल वाला टॉपिक है वो भी यहाँ पर कवर कर दूंगा इसी चैनल के ऊपर। एंड बस आज तक के लिए इतना ही। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 24 एंड 25 नवंबर के जो टॉपिक्स हैं ना, वो कंबाइन होकर के 25 को मिल जाएंगे आप लोगों को। सिमिलर वे में 26 और 27 नवंबर के जो टॉपिक्स हैं वो कंबाइन होकर के आपको 27 नवंबर को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।